क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता के बीच अचानक जोर्डन में घुसे इजरायली सैनिक, जोर्डन के फौज ने कर लिया गिरफ्तार, मचा बवाल। अगली खबर में आपको बताएंगे लंबे समय बाद यूक्रेन युद्ध में तुर्की TB2 ड्रोन की एंट्री, रूस के खिलाफ फिर आसमान से बरपाया कहर। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप के मंत्री के भारत को लेकर भड़काऊ बयान, बोले मोदी सरकार खुद ट्रंप के आगे माफी मांगेंगे। और साथ में भारत पर से टैरिफ हटाने के लिए रखी 3 शर्त, इनमें ब्रिक्स से हटना भी शामिल है। इसी के साथ लेबनान से बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ सरकार के पास होगी हथियार, फैसला मंजूर, हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की पूरी तैयारी। फिर बैठक में शिया मंत्रियों ने कर दिया बवाल। और साथ में आपको बताएंगे जिस अजरबैजानी पैसेंजर प्लेन को रूस ने मार गिराया था, उसके लिए पुतिन ने दिखाया बड़ा दिल। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हर इलाके में लगभग इजरायल हमला कर रहा है और इसी बीच जोर्डन सीमा में इजरायली सैनिकों की घुसपैठ की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक जोर्डन की फौज ने कुछ घंटे के लिए इजरायली सैनिकों को हिरासत में ले लिया जब वो जोर्डन की सीमा में दाखिल हो गए थे। हालांकि यह घटना 27 अगस्त को वादी अरबा इलाके में हुई। इजरायली अखबार हारेतिज़ के मुताबिक जोर्डन की पेट्रोलिंग टीम ने 8 सैनिकों को रोका और उन्हें एक फौजी बेस में ले जाकर पूछताछ की। कुछ घंटे बाद उन्हें वापस इजरायल के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ये सैनिक बिना अपने कमांडरों को बताए और बिना इजाज़त लिए बॉर्डर पार कर गए थे। इजरायली आर्मी ने घटना की पुष्टि तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सैनिक किस यूनिट के थे और जोर्डन की सरहद में क्यों पहुंचे थे। दोस्तों, ये मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब कुछ महीने पहले ही इजरायल ने जोर्डन बॉर्डर पर एक नई फौजी ब्रिगेड तैनात करने का ऐलान किया था, जिससे इस संवेदनशील इलाके में उसकी मौजूदगी और बढ़ गई। बता दें कि यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि इजरायल लगभग अपने पड़ोसी हर देश पर हमला कर रहा है और जोर्डन के लिए भी इजरायल की आक्रामकता कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग में अब तुर्की के TB2 बैराकटार ड्रोन की वापसी हो गई। लंबे समय तक इस्तेमाल ना होने के बाद अब यूक्रेन ने इन ड्रोन से फिर से रूसी सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। सबसे ताज़ा हमला बुधवार को ब्लैक सी यानी काला सागर के किनारे रूसी सेना की एक नाव पर किया गया, जिसमें कई सैनिकों की मौत होने का दावा किया गया है। दोस्तों, कुछ महीनों से यूक्रेन TB2 ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब इन्हें फिर से मैदान में उतारा गया है। द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ बैराकटार TB2 का सीमित संख्या में इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद इस बात का इशारा है कि वो हथियार जिसने जंग की शुरुआत में रूसी सेना के काफिलों और जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, अब फिर से सक्रिय हो गया है। इस हफ्ते जब TB2 को दोबारा उतारा गया तो यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि इन ड्रोन से हमला कर रूसी ब्लैक सी फ्लीट की एक तेज रफ्तार नाव को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा खेरसोन और क्रीमिया में भी इनसे हमले हुए हैं। यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने कुछ समय पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दिखाया गया कि कैसे TB2 ड्रोन ने एक छोटी रूसी नाव को निशाना बनाया। ये TB2 ड्रोन छोटे छोटे टारगेटेड वेपन्स गिराते हैं, जिसकी वजह से ये एक ही उड़ान में कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। बता दें कि तुर्की की बाइकर कंपनी के बनाए इन ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन काफ़ी पहले से कर रहा है। इनसे पहला हमला अक्टूबर 2022 में हुआ था, जब पूर्वी डोनबास इलाके में रूस समर्थित गुटों के D30 हावित्ज़र यानी 122 मिमी तोप को नष्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया था। युद्ध के शुरुआती दिनों में TB2 ने यूक्रेन के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी, खासकर पश्चिमी काला सागर में, जहां इसने स्नेक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे रूसी जहाज़ों को निशाना बनाया और उन्हें रोक दिया। तुर्की का TB2 ड्रोन अपने सही निशाने और लचीलापन की वजह से मशहूर हुआ। बैराकटार TB2 ऐसा ड्रोन है जो निगरानी भी कर सकता है और हथियार लेकर सीधा हमला भी कर सकता है। ये 4 गाइडेड हथियार उठा सकता है। पिछले 10 सालों में दुनिया के कई जंगों में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के उद्योग मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए भारत पर 25% एक्सेट्रा टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि
अगर आप यानी भारत रूस और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं तो बने, लेकिन या तो डॉलर का या अमेरिका का समर्थन करें, अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें, या 50% टैरिफ हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। लुटनिक ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव है, लेकिन जल्द ही भारत माफी मांगकर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत की टेबल पर आएगा और यह सब 1-2 महीने में होगा। लुटनिक के मुताबिक भारत ट्रंप के साथ नया सौदा करने की कोशिश करेगा। यह सौदा ट्रंप की शर्तों पर होगा और वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ इसे अंतिम रूप देंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार के मुद्दों पर बातचीत जारी रखेगा। उन्होंने कहा, हम क्वाड को 4 देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अच्छा मंच मानते हैं। नेताओं की बैठक सदस्य देशों के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत से तय होगी। उन्होंने यूक्रेन जंग पर कहा, हम शांति के लिए हो रही कोशिशों का स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष मिलकर सही कदम उठाएंगे। भारत चाहता है कि संघर्ष जल्द खत्म हो और शांति बने। यानी ट्रंप के मंत्री के खिलाफ भारत ने कोई भी सख्त टिप्पणी नहीं की। दोस्तों, अमेरिकी उद्योग मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने आशंका जताई है कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान की सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा की। कैबिनेट ने सेना की उस योजना को मंजूरी दे दी जिसमें कहा गया है कि अब देश में सभी हथियारों पर सिर्फ राज्य का कंट्रोल होगा, लेकिन इस योजना की पूरी डिटेल्स को गुप्त रखा गया है। लेबनान के सूचना मंत्री पॉल मार्कोस ने बताया कि सेना इस योजना पर काम करेगी और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देगी। मंत्री ने यह भी कहा कि लेबनान अब भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 को लागू करने पर जोर दे रहा है, जबकि इस्राएल लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह रही कि जैसे ही लेबनानी आर्मी कमांडर रोडोल्फ हैकाल कैबिनेट में योजना पेश करने आए, 5 शिया मंत्रियों ने मीटिंग छोड़कर वॉकआउट कर दिया। इनमें अमन मूवमेंट से वित्त मंत्री यासिन जावेर और पर्यावरण मंत्री तमारा अल जैन, हिजबुल्लाह से स्वास्थ्य मंत्री रकान नासिरुद्दीन और श्रम मंत्री मोहम्मद हैदर और स्वतंत्र मंत्री फादी मक्की शामिल थे। बता दें कि सरकार की इस योजना को हिजबुल्लाह को निशाना बनाना बताया जा रहा है और हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि वो कभी हथियार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे इस्राएल उनके खिलाफ और आक्रामक हो जाएंगे और लेबनान खतरे में आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने उस अजरबैजानी यात्री विमान हादसे के लिए बीमा मुआवजा देना शुरू कर दिया है जो 9 महीने पहले रूस के हवाई क्षेत्र में मार गिराया गया था और कजाकिस्तान के शहर अकताउ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अल्फा स्ट्राख्वानी नाम की इंश्योरेंस कंपनी ने अजरबैजान एयरलाइंस को पूरा मुआवजा दे दिया है, जिसकी रकम 1 अरब 3 करोड़ रूबल यानी करीब 12.3 मिलियन डॉलर बनती है। इसके अलावा हादसे में घायल और मारे गए ज्यादातर यात्रियों के परिवारों को भी मुआवजा मिल चुका है। अब तक 62 यात्रियों में से 46 के दावों का निपटारा हो गया है। इनमें 7 रूसी, 35 अजरबैजानी, 3 किर्गिज और 1 कजाक नागरिक के परिवार शामिल हैं। कुल 44 लाख डॉलर के बराबर रकम यात्रियों और उनके परिजनों को दी जा चुकी है, जबकि बाकी यात्रियों के मामले अभी जारी है। आपको याद दिला दूं कि यह हादसा 25 दिसंबर 2025 को हुआ था। विमान बाकू से चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था और इसमें 62 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से सिर्फ 29 लोग ही बच पाए थे। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव से इस हादसे पर माफी भी मांगी थी। बाद में अजरबैजानी अधिकारियों ने साफ कहा कि उनके यात्री विमान को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पेंटेसिर एस ने निशाना बनाया था। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।